तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये 46वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले हम लोग 45 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके उन वीडियोस को भी आप देख लो। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे जाके आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप जाके उनको डाउनलोड कर सकते हो। अभी उसमें आंसर भी दिया जा रहा है। यह सुबह आपको 7:30 बजे मिलता है। 7:30 बजे का मतलब 7:30 बजे ही है। अगर आपके पास नोटिस नहीं आता है तो आप 7:30 बजे 7:01 पे जाके वहाँ पे आप देखो, वीडियो अपलोड मिलेगा। इससे पहले हम लोग 20 यूनिक पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट किए थे, 17 प्लेटफॉर्म का किए थे और अभी 14 मॉक टेस्ट आपका स्पार्क में है, जिसमें आज स्पार्क का 9वां मॉक टेस्ट कर रहे हैं। अगला कौन से पब्लिकेशन का करना है आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। आगे बढ़ने से पहले 2-3 बातें। पहला तो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ। दूसरा, आप इस 75 क्वेश्चन में कितना कर रहे हो, आपको अपना स्कोर कमेंट करना है। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, जिसमें आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व पर्यावरण यानी हैबिटेट दिवस। देखो, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस यानी हैबिटेट जिसको बोलते हैं, मनाया जाता है। ठीक है, इसकी कोई नियत तिथि निश्चित नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है, ये तो 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता है 8 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस आपको है 30 जुलाई को, इसी को मैत्री भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची में से जैविक खेती की एक विशेषता कौन सी नहीं है? देखो, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अप्रयोग यानी प्रयोग ना करना। हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्या है कि जैविक खेती में हम रासायनिक जो खाद होता है उसका प्रयोग नहीं करते, ऑप्शन सही है। सूक्ष्म जीवों को बनाए रखकर भविष्य में प्रयोग के लिए मृदा को पोषित किया जाता है। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, संश्लिष्ट उर्वरकों का प्रयोग, देखो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, प्रयोग ना करना, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रयोग करना, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी यानी स्लम बस्तियों से मुक्त बनाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजीव आवास योजना। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बात करें पूंजीवादी की तो यूएसए का, और सोशलिस्ट की बात करें तो आप सब जानते हो नॉर्थ कोरिया, वहाँ के तानाशाह के बारे में तो आप जानते ही हो। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो, भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 11 मूल कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी जो विधेयक है किस वर्ष में पारित किया गया था? दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था, आपको ये बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1985। देखो, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 को दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO किस वर्ष कार्यान्वित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो, जो विश्व व्यापार संगठन बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की देखरेख और निरीक्षण करता है। ठीक है, मार्केस समझौते के अंतर्गत इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1995 को हुई थी। विश्व व्यापार संगठन में 1948 ईस्वी में स्थापित जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको गैट भी बोलते हैं, GATT का स्थान लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है?
आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद किसी भी राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, देखो अगले प्रश्न से पहले ये अपना क्लास का शेड्यूल है। अभी यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को सुबह 11 बजे इंट्रोड्यूस किया हूँ। अभी मैं इसको 2 दिन रखा था, ठीक है। आप लोग का कैसा रिस्पांस रहता है उसके बाद, और ये जो होगा उसमें आपको कुछ याद नहीं करना होगा, सब मैं याद कराऊंगा, बिल्कुल ट्रिक से होगा, ठीक है। तो आप लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हो उसके बाद मैं इसको फिर से और बढ़ाऊंगा। 2 दिन है तो मैं उसको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप लोग का रिस्पॉन्स के ऊपर मैं इसको करूँगा। बाद बाकी आप सब जानते हो, मैथ और रीजनिंग भी आ रहा है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का अर्थ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक प्रबुद्ध व्यक्ति। अगला प्रश्न है, वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1917, देखो इस ऑप्शन में जो है उसमें तो रूसी क्रांति आपका हो जाएगा, लेकिन 1917 आपको भारतीय इतिहास की दृष्टि से भी याद रखना है। 1917 में क्या था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। किसके लिए? तीनकठिया प्रणाली के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देखो नंदी बर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था। अगला प्रश्न है, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? यूएनओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देखो 1945 में हुआ था। द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद ऐसा युद्ध फिर से ना हो, उसी के लिए इस संस्था को स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देखो आर्य थे सबसे पहले। प्राचीन आप भारत का इतिहास पढ़ोगे तो आर्य थे भारत पे आक्रमण करने वाले। अगला प्रश्न है, नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य के कलहांडी जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, चक्रवात कब होता है? देखो आप सबको पता होगा, चक्रवात जब केंद्र में निम्न दाब हो और चारों ओर उच्च दाब हो, यानी मैं बोलूं तो यहाँ पे क्या हो, हाई प्रेशर हो और केंद्र में क्या हो, लो प्रेशर हो, तो चक्रवात का स्थिति उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जायरे का पुराना नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देखो जायरे का जो पुराना नाम था वो क्या था, वो कांगो था। अगला प्रश्न है, भारत में अलोन जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में अलोन जल की झील सबसे बड़ी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये बुल्लर झील है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो है आपको नील नदी, ठीक है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एनडी मरीनो। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा यह किया गया था। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? देखो जो क्रिकेट खेलते होंगे या जिनको क्रिकेट के बारे में थोड़ा भी पता होगा वो इस प्रश्न का आंसर दे देंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में फंसा देते हैं और ये बहुत आसान होते हैं। देखो तो शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताएं। तो प्राचीनतम, जो सबसे प्राचीनतम भारतीय सभ्यता है वो क्या है? वो सिंधु घाटी सभ्यता है। इवन सिंधु घाटी सभ्यता ये मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता से भी पुरानी है, चीन की सभ्यता से भी आप बोलो। अगला प्रश्न है, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक आपको विक्रम सेठ जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का निर्माताओं यानी भवनों का राजकुमार कहा जाता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये शाहजहां को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताइए जिसने मिक्की माउस और डोनाल्ड डक की रचना की, और ये बहुत बार ऑस्कर भी ले चुके हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ये वाल्ट डिज्नी है। अगला प्रश्न है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताना क्या बताऊँ इसको, कितने बार एग्जाम में आया है। अगर पंचायती राज से कोई सिंपल क्वेश्चन आता है तो सिंपल मैं बोल रहा हूँ, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राथमिक क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, मांग का नियम किस पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो, मांग का नियम कभी भी जो उपभोक्ता की है प्राथमिकता के ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप रिनॉल्ड्स पेन से लिख रहे हो, ठीक है, आप कल रिनॉल्ड्स पेन आप सब सारे बच्चे छोड़ दो लिखना, तो क्या उसका मांग जो है वो हो जाएगा, घट जाएगा ना, उसी तरह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है? आपको बताना है कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है। देखो, अतिरिक्त मूल उपागम ये जीएनपी की गणना की विधि है, बिल्कुल है। आय उपागम ये भी है, व्यय उपागम ये भी है, जो बचत उपागम है ना, ये नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिना व्यय की लागतें जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की किसी चीजों की पूर्ति करती है, क्या कहलाती है? आपको बताना है वो उसे क्या कहा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो, अंतर्निहित लागतें उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, ये अटॉर्नी होगा, अटॉर्नी लिखा गया ATORNY, ठीक है, को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत का जो महान्यायवादी होता है यानी अटॉर्नी जनरल, वो कहां पे, भारत का कोई भी विधि न्यायालय हो वहां पे वो जाके बोल सकता है, ठीक है, उसमें भाग ले सकता है उसके कार्यवाही में, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता है कहीं भी। अगला प्रश्न है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उरायूर में थी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दिल्ली सुल्तानतों के वंश को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप सब एक ट्रिक जानते हो, गुल खिले तो शायद लो। गुल खिले तो सबसे पहले गुलाम वंश यानी 4, खिले तो खिलजी वंश यानी 1, तो 2, शायद तो 3, लो से लोधी वंश। 4 1 2 3 देख लो किसमें, 4 1 2 3 आपका ऑप्शन ए में हो जाए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो नियुक्ति होता है कैग का, वो आपको राष्ट्रपति जी करते हैं। आपको कैग का आर्टिकल जाके कमेंट करना है। अभी आप वीडियो पॉज करो, जाके कमेंट करो, फिर से आके नेक्स्ट करो। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो देखो, दक्षिण अफ्रीका के जो शीतोष्ण घास स्थलों को हम पंपास कहते हैं, ठीक है, पंपास कहते हैं। बात करें वेल्स, देखो ये जो आप वेल्स दिख रहा हो, वेल्स कहाँ है? ये दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया क्षेत्र में पाया जाता है। बात करें सवाना का, तो सवाना आपको पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया में पाया जाता है, और प्रेरीज का तो ये उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में आपको पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मसूलीपट्टनम में। और कब यह इंडस्ट्री स्थापित किया गया था, इसका भी आपको कमेंट करना है। एक चीज़ और देखो, जो लोग वन लाइनर सीरीज नहीं लगा रहे हैं, मैं अभी बोल रहा हूँ, आपका अगर स्कोर अच्छा भी है और या इम्प्रूव नहीं भी हो रहा है आपका स्कोर, तो आप जरूर वन लाइनर सीरीज देखो। उसमें यार इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 1992 से लेके 2020 तक जितने भी बिहार में जितने भी एग्जाम हुए हो, इवन बीपीएससी का भी क्यों ना हो, चाहे कलर का हो, लोअर लेवल हो, हायर लेवल हो, मैंने सारे एग्जाम का क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किया, ठीक है। और वो फास्ट रिवीजन होता है। आपको सोचो 12 मिनट में यार 100 क्वेश्चन आप देख ले रहे हो, 12 मिनट आप ऐसे ही दोस्तों के साथ आप गप्पे मार के बिता सकते हो। इससे अच्छा है आप 12 मिनट उसको यूटिलाइज करो वहां पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुसोलिनी इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, बृहत्तर यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है, आपको बताना है। तो ग्रेटर हिमालय का जो दूसरा नाम है उसे हिमाद्री बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो इसको क्रिएटर बोलते हैं, क्रिएटर। ऐसा जो होता है ना ज्वालामुखी, इसके जो एक कप आकार का ये जो शेप है, इसी को क्रिएटर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जैसलमेर किला। अगला प्रश्न है, पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो, पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है, तो परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि। अगला प्रश्न है, पत्ती में खंभ मृदुतक का मुख्य कार्य क्या है? ये प्रकार है हो गया है, मुख्य कार्य आपको है, मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो, प्रकाश संश्लेषण। जो खंभ होता है ना, यानी घेरे वाली, मृदुतक, उत्तक की वह परत है जो प्रत्यक्ष पत्ते की ऊपरी सतह की जो बाह्य त्वचा के नीचे होती है, ठीक है। इसकी कोशिकाएं बेलनाकार होती है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट संग्रहित रहता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण के प्राथमिक क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या हैं? इसको बोलते हैं टॉक्सिन। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज। देखो, अगर आपको एनर्जी की कमी लग रही है, ठीक है, आपको बहुत एनर्जी की कमी है, आपके घर में ग्लूकोज है तो जाके ग्लूकोज एक गिलास घोर के पी लो, ठीक है। अगर उस ग्लूकोज नहीं है तो आपको क्या करना है, चीनी जाना है, 2 चम्मच चीनी डालना है गिलास में और घोल के पी लेना है। आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलता है उसे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वेत रेशे और कुछ पीत प्रत्यास्थ रेशे से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में से कौन सा प्रांसीय मलेरिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुर्दम। देखो, प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम के कारण मलेरिया की बीमारी होती है। जो उसका जो रोगवाहक होता है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफोरम। अगला प्रश्न है, सिस्टमा नेचर पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल लिनियस ने लिखा था। अगला प्रश्न है, एक समान सहित वाली एक धातु की गेंद और एक रबड़ की गेंद दोनों एक ही वेग से समान रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती है। रबड़ की गेंद प्रतिक्षिप्त होती है और धातु की गेंद प्रतिक्षिप्त नहीं होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि रबड़ की गेंद में संवेग अधिक परिवर्तन सहती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 360 मीटर पर सेकंड के वेग और 5000 हर्ट्ज आवृत्ति वाले तरंग के लिए दो बिंदुओं के बीच कालांतर 120 डिग्री है, तो दोनों बिंदुओं के बीच पथांतर है।
चलो अगर आप लोग सोल्व कर लिए हो तो मेरा सॉल्यूशन देख लो। देखो तरंग वेग आपको क्या दिया है, तरंग वेग बराबर मैंने v मान लिया तो कितना दिया है 360 दिया है, और आवृत्ति बराबर मैंने f माना तो ये कितना दिया है 500 दिया है। तो देखो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा v बाई एफ हो जाएगा। v आपको 360 दिया है और f कितना दिया है 500 दिया है। जब कट करोगे तो क्या हो जाएगा, कट करके डिवाइड करोगे तो आपको 0.72 हो जाएगा लेमडा की वैल्यू। ठीक है, अब दो बिंदुओं के जो मध्य दिया गया पथांतर है वो क्या है, वो उसका एक फॉर्मूला होता है लेमडा बाई 2 पाई गुने फाई। अब इस फॉर्मूला पे आप रखोगे लेमडा बाई 2 पाई गुने फाई, तो लेमडा का वैल्यू तो आपने निकाला 0.2, तो आप 0.2 रख दो, और 2 पाई 2 तो हो गया, और पाई का वैल्यू 180 रख दो गुने 120 डिग्री। 120 डिग्री पे आपको पूछ रहा था, तो अब बताओ 120 डिग्री कटा दो इसको, जब कटाओगे तो आप क्या हो जाएगा 0.24 मीटर आ जाएगा। अब 0.24 मीटर, अब मीटर में सेंटीमीटर में निकालने के लिए क्या करते हैं तो 100 से गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक समान वेग, इसका वेग एक समान रहता है। अगला प्रश्न है, सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगे है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराश्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न है, 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉलेज प्रोसेसर। नॉलेज जो प्रोसेसर्स होता है उसमें लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली है, कौन सा है? इसका नाम है एका कंप्यूटर। देखो इसका नाम एका कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, घोल है, घोल क्या है? घोल क्या है? चलो मैं एका कंप्यूटर के बारे में आपको कुछ बता देता हूं। देखो एका को वर्ष 2007 में पूरे विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में चौथा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, पूर्णतः टाटा सन्स के स्वामित्व और सहायता से इसका निर्माण कंप्यूटेशनल रिसर्च लैबोरेटरी यानी CRL द्वारा पुणे में किया गया था। चलो अगला प्रश्न का आंसर दो, घोल है, घोल क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को घोल कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था, किसको संश्लेषित किया गया था सबसे पहले? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरिया को। अगला प्रश्न है, रक्त की उभय प्रतिरोधी क्रिया बफर, जिसको क्रिया बोलते हैं बफर रिएक्शन, किसकी उपस्थिति के कारण होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HCO3 माइनस और H2CO3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्य का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ढलवा लोहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक सहित, देखो निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शाक्य सहित प्रतीत होता है? शाक्य सहित का मतलब संभावना युक्त होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, DDT। अगला प्रश्न है, भूकंप को यह भी कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपन यानी ट्रेमर। अगला प्रश्न है, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 परतों में बटा हुआ है। अगला प्रश्न है, पादप के फेफड़े हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पतिया। अगला प्रश्न है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सुक्रोज शर्करा है। अगला प्रश्न है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइक्रोम का बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत अपघट की असंगलनता का स्तर किस पर निर्भर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तनुता पर। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल में आपको मैग्नीशियम पाया जाता है। चलो, जो यस्टरडे का क्वेश्चन ऑफ द डे था, यानी मैं बोलूँ तो मॉक टेस्ट आपका 45 का, ठीक है, जो 45 का आपका मॉक टेस्ट था उसका क्वेश्चन था, यदि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर को हम हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है। इसका आंसर आप लोग देखो, इसका आंसर आप बहुत लोगों में दिया था, ठीक है, बहुत लोगों ने सही दिया था, बहुत लोगों ने सही दिया था, और मुझे ये देखकर बहुत खुशी होता है कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो। इसका आंसर हो जाएगा उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाती है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किसी गैस के कारण होती है। इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है, ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके देना है। दूसरा, आप कितना स्कोर किए हो उसको भी कमेंट करके देना है। एक इंपॉर्टेंट बात, आप सब लोग डाउट डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करो, और जिनको भी कोई समस्या होता है सब लोग वहाँ पे पोस्ट करो, और आप लोग अपने स्तर पे उसको थोड़ा सोल्व किया करो। मैं आप लोगों के लिए मैक्सिमम वीडियो देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।